हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपने टॉपिक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वुंड हीलिंग इन द स्किन। यानी कि हमारा सब्जेक्ट चल रहा था पैथोफिजियोलॉजी बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर। उसमें हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी और यूनिट फर्स्ट के आज हम इस वाले टॉपिक को कवर करने वाले हैं आज की कंप्लीट वीडियो में। तो ये टॉपिक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग भी है और छोटा सा भी है, जो आप लोग को डेली लाइफ में भी आप लोग को देखने को मिलता है। वही सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारी यूनिट 1 के सारे टॉपिक्स हमारे ऑलरेडी कवर हो चुके हैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको जाके अभी चेकआउट करिए, तभी आप लोग को फर्दरली आगे जो पार्ट्स हैं उनके बारे में आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वुंड हीलिंग इन द स्किन। तो चलिए यहाँ पे हम समझते हैं इस टॉपिक के बारे में। बाकी इसके जो नोट्स वगैरह होंगे आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे फ्रीली। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग सभी नोट्स को फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा हम यहाँ पे एग्जाम्पल के टर्म में समझते हैं। अब मान लो जैसे ही कभी कभी आप लोग बाहर खेलते कूदते हो तो आप लोग को थोड़ी बहुत चोट लग जाती है। ठीक है, तो उसको यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? वुंड बोलेंगे। यानी कि जो हमको घाव वगैरह हो जाता है, थोड़ी सी चोट वगैरह लग जाती, कट्स वगैरह लग जाते हैं हाथ पैर कहीं भी बॉडी में, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे वुंड। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, आपने देखा होगा कि ऑटोमेटिक 4-5 दिन बाद अगर आप लोग उस पर कोई भी मतलब कि एंटीसेप्टिक अप्लाई करते हैं या फिर बिना एंटीसेप्टिक के भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो चोट होती है वो ऑटोमेटिक हील हो जाती है। ठीक है, हमारी स्किन में। तो वो सारी चीज़ें हमारी कैसे होती हैं, तो इस टॉपिक में हम बेसिकली वही सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। अब मान लो जैसे कि हमारा ये हाथ है, ठीक है, ये हमारा हाथ है और यहाँ पे हमारा कहीं भी कट लग गया। यहाँ पे मान लो हमारा कट लग गया, यहाँ पे हमको कोई चोट लग गई। लेकिन आपने नोटिस किया होगा जब आपका यहाँ पे मतलब हाथ पैर में कहीं भी कट लगता है तो उस टाइम पे क्या होने लगती है? ब्लीडिंग होने लगती है बहुत ज़्यादा। लेकिन एक टाइम पे क्या होता है कि ब्लीडिंग ऑटोमेटिक रुक जाती है। वहाँ पे आप देखेंगे एक खून का थक्का जैसा बन जाता है, उसको हम बोलते हैं क्लॉटिंग। यानी कि यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। हमारा ब्लड क्लॉटिंग की वजह से यहाँ पे जो ब्लड फ्लो होता है वो यहाँ पर रुक जाता है। यानी कि जो ब्लड बह रहा होता है वो कंट्रोल हो जाता है, फिर बहना बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाता है। ब्लड यहाँ पे जब थक्का बन जाएगा तो वो चीज़ क्या करता है, वो चीज़ हमको किससे रोकता है? जिससे कि जो जहाँ पे चोट लगी है वहाँ से ब्लीडिंग ना हो। यानी कि वो एक तरीके से ब्लड लॉस को प्रिवेंट कर रहा है। कौन सी चीज़? ब्लड क्लॉटिंग। तो पहले स्टेप में तो यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग होती है, ठीक है। लेकिन अब फिर सेकेंड स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे जहाँ पे ब्लड क्लॉट हुआ होता है वहाँ पे धीरे धीरे क्या हो जाती है, एक मतलब कि ब्राउन कलर की लाइन बन जाती है। एक तरीके से यहाँ पे बोल सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये ऑरेंज है, वैसे आप ऑरेंज मतलब ब्राउन इमेजिन करिएगा। यहाँ पे ब्राउन तरीके की मतलब लेयर बन जाती है, जिससे कि हमको यहाँ पे मतलब चोट होने के बाद जब वो धीरे धीरे सही होने लगता है, जो वुंड होता है जब वो धीरे धीरे हील होने लगता है तो वो ब्राउन कलर की यहाँ पे लेयर को फॉर्म कर लेता है। और उसके बाद मतलब जब काफ़ी दिन बीत जाते हैं, 15-20 दिन बीत जाते हैं, फिर 10-15 दिन बीत जाते हैं, तो हमारे यहाँ पे हाथ पे चोट लगी हुई होती है। तो वहाँ पे बिल्कुल हल्का सा निशान रहता है, नाम मात्र के बराबर। मतलब जैसे कि आप लोगों को पता ही नहीं चला है कि आप लोगों को इस जगह पे चोट भी लगी थी। लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा मतलब कट जाता है तो फिर उसका निशान वहाँ पर पड़ जाता है आफ्टर हीलिंग। यानी कि जब हम एकदम नॉर्मल स्टेज पर हमारी वो चोट आ जाती है, एकदम हील हो जाती है, तो वहाँ पर हल्का सा निशान देखने को आप लोग को मिलता होगा। अब यहाँ पे वुंड भी कई तरीके के होते हैं। अब मान लो जैसे कि नॉर्मली आप लोग कहीं किचन में काम कर रहे हैं, फिर कहीं बाहर खेलते खेलते गिर गए तो हल्की फुल्की चोट आ जाती है, फिर हल्का फुल्का कट जाता है, तो वो एक टाइम पे क्या होता है 10-15 दिन बाद वो हील हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है, मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया है, फिर बहुत ज़्यादा चोट लगी, बहुत ज़्यादा कट हो गया हाथ किसी चीज़ से, तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि यहाँ पे जो वुंड होता है उसको हील होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। यानी कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लग जाता है उसको हील होने में। तो जब मतलब कि बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है तो वहाँ पे जब वो हील हो जाता है, यानी कि 15-20 और महीने भर में 15-20 दिन में, तो उस टाइम पे क्या होता है एक हल्का सा आप लोग को निशान देखने को मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे क्योंकि अब बहुत ज़्यादा चोट लगेगी तो उसको हील होने में टाइम लगेगा और वो अपना निशान यहाँ पे छोड़ देता है, तो उसको यहाँ पे हम बोलते हैं इसका। वुंड पे मतलब कि चोट पे डिपेंड करता है कि अगर छोटा मोटा वुंड है तो उस पर कोई स्कार्फ नहीं आता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा चोट लगी होती है, काफ़ी गहरा घाव होता है, काफ़ी गहरा वुंड होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्कार्फ मतलब स्कार्फ देखने को मिलता है हील होने के बाद।
तो आई थिंक यहाँ पे आप लोग को थोड़ा बहुत वुंड के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो हम लोग की डेली लाइफ में भी कभी कभी हो सकती है या फिर हुई होंगी, बहुत बार हुई होंगी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से समझ भी सकते हैं। तो इनके बारे में आज हम कंप्लीट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इनके फेजेस क्या क्या हैं, इनके मतलब कि इनके टाइप्स क्या क्या हैं, उनके सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर इसको हम थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में समझें तो वुंड हीलिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक प्रोसेस। मतलब कि ये हमारी एक कॉम्प्लेक्स भी प्रोसेस है और डायनेमिक भी है, यानी कि दोनों है। एक कॉम्प्लेक्स है, एक तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स भी होती है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी होती है। बाकी डायनेमिक है, यानी कि 1-2 दिन में नहीं सही होता है, इसको थोड़ा सा समय लगता है, यानी कि वुंड को हील होने में थोड़ी सी समय लगती है, थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। वुंड इज़ डिफाइंड एज एनी टाइप ऑफ कट और इंजरी विच ब्रेक्स द कंटिन्यूटी ऑफ टिश्यू। यानी कि अब मान लो जैसे कि हमारे हाथ में चोट लगती है, यहाँ पे हमारे चोट लगी है, तो हमारे जो पूरी बॉडी में हमारे क्या प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट है। तो सेल्स से हमारे क्या बनते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स से हमारे टिश्यू बनते हैं। तो हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई होती है। हमारे सेल टिश्यू जो होते हैं, जब कभी भी हमको चोट लगती है, कट लगता है, फिर इंजरी होती है, तो उस टाइम पे हमारे जो सेल्स होते हैं, यानी कि जो सेल्स होते हैं या फिर जो टिश्यू होते हैं, वो हमारे हो जाते हैं डैमेज, यानी कि कंटिन्यूटी उनमें क्या होती है, इंजरी आ जाती है, जिसकी वजह से वो हमारे ब्रेक हो जाते हैं, यानी कि अगर कट हो जाता है, कहीं पे इंजरी हो जाती है, उसकी वजह से हमारे जो सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। अब कहीं भी चोट वगैरह लगेगी तो वहाँ पे खून बहेगा, तो हमारे जो वहाँ के सेल्स होते हैं, फिर जो टिश्यू होते हैं, वो हमारे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। उस टाइम पे थोड़ा वर्क करना बंद कर देते हैं। वो वाली जगह जो हमारी होती है, जहाँ पे इंजरी हुई होती है, वो कुछ टाइम के लिए मतलब कि अच्छे से फंक्शन नहीं परफॉर्म करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे टिश्यू होते हैं, अगर कंटिन्यूटी में यहाँ पे अगर इंजरी होती है तो वहाँ पे क्या होता है, ब्रेक, मतलब कि वहाँ पे उनका ब्रेकेज हो जाता है। फिर आता है वुंड हीलिंग इज़ डिफाइंड एज रिपेयर एंड रीजनरेशन ऑफ डैमेज टिश्यू ड्यू टू एनी टाइप ऑफ इंजरी। तो अब जैसे कि कभी भी जब हमको इंजरी होती है, फिर कहीं भी कट्स वगैरह लगते हैं, जो भी हमारे जो टिश्यू होते हैं, जो सेल होते हैं, वो जो हमारे डैमेज हो जाते हैं, तो उनका जो मतलब वो जो रिपेयर होते हैं एंड रीजनरेट होते हैं, ठीक है। और तो उन्हीं को यहाँ पे हम क्या बोल देते हैं, वुंड हीलिंग बोल देते हैं। जैसे कि हमारे टिश्यू हैं, जैसे कि हमको चोट लगी, ये हमारे पहले ब्लड क्लॉटिंग हुआ, फिर यहाँ पे हल्का हल्का सा ब्राउनिश निशान पड़ता है, फिर वो एकदम से क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, हील हो जाते हैं, ठीक है। वहाँ की जो जगह होती है जहाँ पे कट्स वगैरह लगा होता है, इंजरी हुई होती है, वो हमारी हील हो जाती है। तो उसी को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, वुंड हीलिंग। जब यहाँ पे हमारे टिश्यू एंड सेल्स जब हमारे मतलब सही हो जाते हैं, रीजनरेट हो जाते हैं, रिपेयर हो जाते हैं, तो उसी को यहाँ पे हम वुंड हीलिंग बोल देते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वुंड हीलिंग का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इनके फेजेस के बारे में। तो जब यहाँ पे हम वुंड हीलिंग की फेजेस के बारे में बात करते हैं, तो ये बेसिकली हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हीमोस्टेसिस, सेकंड होता है इन्फ्लेमेशन, थर्ड होता है प्रोफिरिलेशन एंड ग्रैनुलेशन, एंड फोर्थ होता है रीमोल्डलिंग एंड मैचुरेशन। इसको मैचुरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए इन सबके बारे में एक एक करके यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारे यहाँ पे आ जाता है हीमोस्टेसिस। अब जो हमारा यहाँ पे पहला है हीमोस्टेसिस, तो हीमोस्टेसिस हमारा फर्स्ट स्टेप होता है हीलिंग का। यानी कि अगर आप लोग याद हो आप लोगों को, तो हीमोस्टेसिस में हमारी पूरी जो ब्लड क्लॉटिंग वाली प्रोसेस हो रही थी, वो हमारी कंप्लीट इसी में इन्वॉल्व थी। तो अब जैसे कि सबसे पहला स्टेप अगर इसका हीलिंग का है, तो जैसे कि मान लो जैसे हमारा यहाँ पे हाथ है, तो हाथ में हमारे यहाँ पे कट लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब कट लगा तो यहाँ पे क्या होने लगी, ब्लीडिंग होने लगी। तो यहाँ पे जब हमारा खून निकलने लगता है, तो उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हाँ, अब यहाँ पे ब्लड लॉस होने लगता है एक तरीके से। बहुत ज़्यादा खून निकलेगा तो ब्लड लॉस ऑब्वियस सी बात है कि हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग होना। अगर यहाँ पे ब्लड क्लॉट बन जाता है, तो यहाँ पे जो ब्लीडिंग हो रही थी वो यहाँ पे रुक जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा, ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा होने लगेगी, तो हमारी बॉडी से जो ब्लड का लॉस होगा वो तो होगा ही होगा। लेकिन आप लोगों को पता है कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, सारी चीज़ें। तो ब्लड अगर निकल जाएगा तो ऑक्सीजन की भी हमारी बॉडी में कमी हो जाएगी, एनर्जी की भी कमी हो जाएगी। तो इसीलिए हमारा जो हीमोस्टेसिस वाली प्रोसेस होती है, यानी कि सबसे पहली प्रोसेस होती है हीलिंग की। यानी कि जब भी ये इंजरी हुई होती है, तो ये हमारी सबसे पहली प्रोसेस होती है जो कि हमारी
जो इंजरी है उसको हील करने में हमारी हेल्प करता है। तो ये सबसे पहले क्या करता है, ये जब भी इंजरी होती है तो उसके बाद ही ये ब्लीडिंग को स्टॉप करने का काम करता है, यानी कि ये फर्दरली क्या करेगा, यहाँ पे क्लॉटिंग सिस्टम की तरह वर्क करेगा। इन दिस स्टेप बॉडी एक्टिवेट्स द ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम, यानी कि इस टाइम पे हीमोस्टेसिस में क्या होता है, जो हमारी बॉडी होती है वो यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है, जो कि यहाँ पे जो ब्लड लॉस हो रहा था, जो ब्लड बह रहा था, ब्लीडिंग हो रही थी, वो उसको कर देता है ब्लॉक। तो जब यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है तो यहाँ पे जो ब्लीडिंग हो रही है वो ब्लड रुक जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो ये एक्चुअल में कैसे होता है, तो ब्लड क्लॉटिंग क्या अकर करती है, वेजो कॉन्ट्रिक्शन, यानी सबसे पहले यहाँ पे वेजो कॉन्ट्रिक्शन होती है, एक्यूमुलेशन होती है किसकी, प्लेटलेट्स की, उस साइड पे जहाँ पे हमको चोट लगी हुई होती है। तो अब ये एक्चुअल में होता कैसे है, मान लो जैसे कि हमारे यहाँ पे जो हाथ है, ठीक है, तो यहाँ पे हमको चोट लगी, यहाँ पे ये हमको यहाँ पे कट लग गया, ठीक है, तो यहाँ पे इस जगह पे ये क्या करता है, जो हमारे हीमोस्टेसिस होते हैं यहाँ पे हमारी हो जाती है, यहाँ से मान लो ब्लीडिंग हो रही है, यहाँ पे हो जाती है वेजो कॉन्ट्रिक्शन। अब ये वेजो कॉन्ट्रिक्शन यहाँ पे जब होती है, वेजो कॉन्ट्रिक्शन का मतलब क्या है, वेजो मतलब होता है ब्लड वेसल्स एंड कॉन्ट्रिक्शन मतलब होता है कोई चीज़ हमारी मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाना, सिकुड़ जाना, पतली हो जाना। तो यहाँ पे जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं जहाँ से मतलब ब्लीडिंग हो रही होती है वो हमारी हो जाती हैं पतली, यानी कि अगर डायलेट हैं तो ये हमारी ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा, ज़्यादा ब्लड बहेगा, लेकिन जब यहाँ पे वेजो कॉन्ट्रिक्शन हो जाएगी तो यहाँ पे धीरे धीरे जो ब्लीडिंग हो रही थी वो हमारी कंट्रोल हो जाती है। तो जब यहाँ पे हमारी वेजो कॉन्ट्रिक्शन होती है, जब हमारी ब्लड वेसल्स पतली हो जाती हैं, तो यहाँ पे जो खून ज़्यादा बह रहा था, यानी कि जो ब्लड फ्लो हो रहा था वो हमारे यहाँ पे रुक मतलब थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे वेजो कॉन्ट्रिक्शन यहाँ पे हो जाती है। ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया वेजो कॉन्ट्रिक्शन का। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो हमारी प्लेटलेट्स वगैरह होती है वो यहाँ पे हमारी इकट्ठी हो जाती हैं, और जहाँ पे इंजरी हुई होती है वहाँ पे क्या बना देती हैं, ब्लड क्लॉट कर देती है, यानी कि ब्लड को क्लॉट करेंगी, एक तरीके का थक्का बना लेंगे। यानी कि आप लोग देखे होंगे जब भी कभी चोट लगी होगी तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जब ब्लड रुक जाता है तो उस टाइम पे जो थोड़ी हल्की सी पपड़ी पड़ जाती है, तो वो उसी तरीके से जो हमारी प्लेटलेट्स होती है वो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगी और यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग कर देती हैं, जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग हो रही थी वो एकदम से रुक जाती है। तो यहाँ पे जहाँ पे हमारी इंजरी हुई होती है तो यहाँ पे जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, आरबीसी होते हैं, और जो मतलब कि जो फिब्रिन्स वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें इकट्ठा होकर यहाँ पे क्या फॉर्म कर देती है, क्लॉट को फॉर्म कर देती है, एक तरीके का थक्का बना देती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ब्लीडिंग हो रही थी वो हमारे यहाँ पे रुक जाती है। तो इतना सा फंडा होता है हीमोस्टेसिस में। अब बाकी ब्लड क्लॉटिंग वाला आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ा ही होगा, तो आप लोगों को यहाँ पे मतलब क्लियर हो रहा होगा, सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे इतना सा फंडा होता है, हमारे इस हीमोस्टेसिस में ब्लड क्लॉटिंग होती है, किसके थ्रू, वेजो कॉन्ट्रिक्शन होती है, उसके बाद यहाँ पे प्लेटलेट्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं उस जगह पे जहाँ हमको इंजरी हुई होती है, फिर यहाँ पे जो हमारे ब्लड होता है वो रुक जाता है ब्लीडिंग होना, और यहाँ पे ब्लड क्लॉट फॉर्म हो जाता है, यानी कि फिब्रिन फॉर्म हो जाता है। तो ये हमारा हो जाता है हीमोस्टेसिस, यानी कि फर्स्ट फेज़। अब सेकेंड फेज़ हमारा आ जाता है इन्फ्लामेशन। तो अब जैसे इन्फ्लामेशन में भी आप लोगों ने डिटेल्स में सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, कैसे मतलब हील हो रहा था, यहाँ पे माइग्रेशन वगैरह स्टेप आता है, तो ये हमारा सेकंड स्टेप होता है हीलिंग का। फर्स्ट स्टेप तो आप लोग जान गए, यहाँ पे वेजो कॉन्ट्रिक्शन हो गई, ब्लड क्लॉटिंग हो गई। सेकंड स्टेप में देखते हैं कि क्या होता है इन्फ्लामेशन में। तो इट इन्वॉल्व्स माइग्रेशन ऑफ WBC ल्यूकोसाइट्स एट द साइट ऑफ इंजरी विच लिमिट और एलिमिनेट्स द इंजरी एजेंट। अब जैसे ही आप लोग को पता है कि मान लो हमारे बॉडी में कहीं भी चोट लगती है, मान लो हाथ पैर कहीं भी चोट लगती है, तो उस टाइम पे जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो हमारे ब्लड के थ्रू अंदर भी तो जा सकते हैं। तो उस टाइम पे हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है, WBC को वहाँ पे भेजता है जहाँ पे हमको चोट लगी हुई होती है। फिर यहाँ पे WBC आते हैं, यानी कि जिसको हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, फिर वो अपने मेडिएटर्स को यहाँ पे छोड़ते हैं WBC। फिर वही मेडिएटर्स हमारे क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया वायरस और जो इंजीरियस एजेंट्स होते हैं उनको यहाँ से मतलब उनसे लड़ते हैं और उनको यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पे WBC या तो उसके जो मेडिएटर्स होते हैं, फिर जो WBC है या तो उस साइड पे जो जहाँ पे इंजरी हुई होती है तो वहाँ पे जो इंजीरियस एजेंट्स हैं वे बैक्टीरिया वायरस जो भी, या तो उनको लिमिट कर देंगे या फिर उनको एलिमिनेट कर देंगे, वहाँ से हटा देंगे, मार देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे जो वस्कुलर परमिएबिलिटी होती है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा है, अभी मैंने मतलब कि प्रीवियस में पढ़ाया भी है। तो ये वस्कुलर परमिएबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाती है, और यहाँ पे लोकल रिलीज ऑफ साइटोकाइंस एंड ग्रोथ फैक्टर मैक्रोफेजेस डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड क्लियर डेब्रिस।
तो ये जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि जो साइटोकिन्स होते हैं, जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, यहाँ पे कॉज करते हैं इन्फ्लेमेशन को। इन्फ्लेमेशन जैसे कि रेडनेस हो गया, मतलब जब ये यहाँ पे इंजरियस एजेंट मर जाते हैं तो जो आसपास के सेल्स होते हैं उन पे इन्फ्लेमेशन आ जाती है, वहाँ पे रेडनेस हो गया, पेन हो गया और लॉस ऑफ फंक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें कॉज होती हैं। बाकी यहाँ पे जो मैक्रोफेजेस होते हैं तो ये हमारे मतलब बैक्टीरिया वगैरह को मारने का काम तो करते ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो डेब्रिस वगैरह होती है उसको भी यहाँ पे क्लियर करते हैं। अब डेब्रिस का मतलब होता है यानी कि जो मतलब जो जो यहाँ पे मरे हुए सेल्स होते हैं, फिर जो डैमेज सेल्स होते हैं वो हमारे यहाँ पे बॉडी के अंदर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं। तो ये जो हमारे मैक्रोफेजेस होते हैं तो इनको भी मतलब क्लियर करते हैं, डेब्रिस को भी यहाँ से हटाते हैं, जिससे की वजह से हमारी ये बॉडी में कोई भी नुकसानदायक चीज़ें ना कर पाएँ। बाकी लास्टली हमारे इन्फ्लामेशन में ये कुछ इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस को शो करते हैं, जैसे कि पेन हो गया, स्वेलिंग हो गया, रेडनेस हो गई, हीट हो गया, जिसको हम इन्फ्लामेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है इन्फ्लामेशन के बारे में। फिर हमारा आता है थर्ड, प्रोलीफरेशन, ठीक है। तो प्रोलीफरेशन इसको हम कहते हैं। तो ये हमारा थर्ड स्टेप होता है किसका, हीलिंग का। अब जो हमारा प्रोलीफरेशन होता है इसको हम ग्रेनुलेशन भी बोलते हैं, और ये हमारा थर्ड स्टेप होता है हीलिंग का। जैसे कि मान लो जैसे कि हमारा जो चोट वगैरह ब्लड क्लॉटिंग हो गई, उसके बाद हमारे थोड़ा बहुत इन्फ्लामेशन आ गई, अब यहाँ पे आता है वो वाला प्रोसेस जिसमें हमारी ये जो चोट होती है वो हील हो सके। यानी कि हमारी जो इंजरी हुई है, जहाँ पे हमको चोट लगी है, वो वहाँ पे जो वुंड है वो एकदम नॉर्मल स्टेज पे आ जाए, हमारे जो सेल्स हैं, टिश्यू हैं, वो नॉर्मल स्टेज पे आ जाए, वो हमारी हील हो जाए। तो इसमें हमारी बेसिकली क्या होता है, ये इन्वॉल्व करता है रीजनरेशन एंड रिपेयर को। जो हमारे मतलब वुंड है, जहाँ पे चोट लगी हुई है, या फिर जो हमारे सेल है, टिश्यू है, वो हमारे यहाँ पे रीजनरेट होते हैं और रिपेयर होते हैं। और बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया था पहले ही कि जो हमारी मतलब हीलिंग होती है वो हमारी दो प्रोसेस होती है, एक होती है रीजनरेशन एंड एक होता है रिपेयर। तो इसमें हमारे जो सेल्स वगैरह होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था थर्ड स्टेप, यहाँ पे जो हमारे ब्राउन ब्राउन ये मतलब हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे जो यहाँ पे हमारे एकदम जब हील हो जाती है, प्रोफ्लोरेशन वाली जो प्रोसेस होती है, इसमें हमारी जो वुंड होते हैं वो एकदम हील हो जाते हैं, और यहाँ पे जो सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, वो अपने नॉर्मल स्टेज पे आ जाते हैं। तो इंजरी की वजह से जो हमारे सेल्स या फिर जो टिश्यू थे जो हमारे ख़राब हो चुके थे, डैमेज हो चुके थे, वो यहाँ पे इस वाली प्रोसेस से, प्रोलिफरेशन की प्रोसेस से, वो हमारे फिर से रीजनरेट एंड रिपेयर हो जाते हैं, वो खुद को कवर कर लेते हैं। तो इनमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है, सबसे पहले होती है फिब्रोब्लास्ट। तो फिब्रोब्लास्ट माइग्रेट्स इनटू वुंड साइड। अब ये जो हमारे फिब्रोब्लास्ट होते हैं, यानी कि जहाँ पे हमको चोट लगी हुई थी, जहाँ पे क्लॉटिंग वगैरह होती है, वहाँ पे आस पड़ोस में जाते हैं, और ये क्या करते हैं, इनकी सराउंडिंग्स में ये हमारे क्या करते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं, और जो हमारे यहाँ पे सेल्स, टिश्यूज़ वगैरह हैं, इनको डेवलप करने में हेल्प करता है। और उसके बाद हमारे जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, यानी कि जो हमारी ये हमारी कहाँ से आती है, जो वेन्यूल्स वगैरह से आती हैं, तो ये हमारी जो न्यू कैपिलरीज होती है, यानी कि जो न्यू ब्लड कैपिलरीज होती है, उनको बनाने में ये हमारी हेल्प करता है बाई एंजियोजेनेसिस, ठीक है। एंड इट इन्वॉल्व्स फिलिंग द वुंड्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वुंड मार्जिन्स, देन कवरिंग द वुंड्स। तो अब जैसे कि चोट वगैरह लगती है तो कट वगैरह हो जाता है, तो वहाँ पे जो मतलब थोड़ी सी यहाँ पे गैपिंग आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है। तो ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है कोई चीज़ सिकुड़ जाना। तो ये हमारी क्या होती है, स्किन आपस में जुड़ जाती है, और यहाँ पे जो वुंड वगैरह होते हैं वो आपस में जो मार्जिन होती है वो कवर हो जाती है वुंड की बाई कॉन्ट्रैक्शन, और ये जो वुंड्स होते हैं वो हमारे यहाँ पे फिल हो जाते हैं, ठीक है, भर जाते हैं घाव। तो ये हो जाता है प्लोरीफरेशन वाली प्रोसेस। तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। फिर हमारी लास्ट फेज आता है जिसको हम कहते हैं मैच्योरेशन और मॉडलिंग। तो ये बेसिकली हमारा फोर्थ एंड फाइनल स्टेप होता है हीलिंग का। अब इसमें जो भी चीज़ें मतलब हमारी जो सारी चीज़ें होती हैं, इसमें होती है मैच्योरेशन। तो मैच्योरेशन मतलब आप लोग को पता है कि कोई चीज़ यहाँ पे मैच्योर हो रही हो। अब इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे वुंड वगैरह जो उसमें थोड़ी बहुत कसर रह जाती है, उस जो बचा हुआ था, तो उसमें क्या हो जाती है, कोलेजन की डिपोजिशन हो जाती है। तो कोलेजन आप लोग को पता है कि हमारा कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारे टिश्यू वगैरह होते हैं वो हमारे यहाँ पे मतलब कि पहले जैसे स्ट्रक्चर में आने की कोशिश करते हैं, खुद को रिकवर करते हैं, जिससे कि वो फिर से पहले जैसे के स्ट्रक्चर में आ जाए, जैसे कि वो पहले थे नॉर्मल स्टेज पे आ जाए। तो यहाँ पे रीमॉडलिंग होती है टिश्यू की, एंड ओवरऑल ये क्या करते हैं कि जो टिश्यू होते हैं वो अपनी स्ट्रेंथ को, जो मतलब वो वीक हो गए थे इंजरी के कारण, तो ये अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। और इसमें लगभग हमारी मतलब कि 21 दिन से 2 साल तक लग जाते हैं। अब ये चीज़ डिपेंड करती है, जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया था कि ये चीज़ डिपेंड करती है वुंड पे, कि घाव कम है या फिर घाव ज़्यादा है, तो उसी चीज़ पे ही हमारी डिपेंड करती है। तो ये बेसिकली हमारे फर्स्ट इंटेंशन और सेकेंड इंटेंशन होते हैं।
अब मान लो इससे छोटी मोटी चोट जो लगती रहती है वो तो हमारे मतलब घाव भर जाते हैं जल्दी ही, मतलब 15-20 दिन में। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है, काफ़ी ज़्यादा इंजरी हुई होती है, तो उसमें 1 से 2 साल तक लग सकता है। तो ये हमारे आ जाते हैं इसके 4 फेज़। तो आई होप आप लोगों को इसके चारों फेज़ क्लियर हो गए होंगे। हीमोस्टैसिस, इन्फ्लेमेशन, प्रोलिफरेशन और रीमॉडलिंग या फिर मैच्योरेशन। तो हीमोस्टैसिस में आप लोग को पता ही चल गया कि ये हमारा क्या कर रहा था। ये हमारी सबसे फर्स्ट स्टेप होती है हीलिंग की, जिसमें हमारी ब्लड क्लॉटिंग होती है। इन्फ्लेमेशन में आप लोग को पता चल गया यहाँ पे थोड़ी बहुत इन्फ्लेमेशन होती है, यहाँ पे वस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ती है। इंजरियस एजेंट जो होते हैं वो हमारे यहाँ पे एलिमिनेट होते हैं। प्रोलिफरेशन में क्या हो रहा था, बेसिकली ये हमारे इसमें जो वुंड वगैरह हैं वो एकदम से हील हो जाते हैं, अच्छे से घाव भर जाते हैं। और लास्ट में रीमॉडलिंग फिर मैच्योरेशन, इसमें जो हमारे टिश्यू वगैरह होती है वो खुद को रिकवर करते हैं और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स इसमें आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वुंड हीलिंग के बारे में। तो इसमें जो यहाँ पे वुंड हीलिंग होती है ये बेसिकली हमारी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन यानी कि प्राइमरी यूनियन। सेकंड होती है हीलिंग बाय सेकंड इंटेंशन यानी कि सेकेंडरी यूनियन। तो चलिए इन दोनों को यहाँ पे हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो पहले हमारी आ जाती है हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन। तो इसको अगर हम पढ़ें तो इसमें हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन में होता है, इसका मतलब होता है कि वुंड जो होता है वो हल्का फुल्का होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं होता है घाव, इसमें थोड़ी बहुत चोट लगी होती है। तो इसमें जो वुंड होता है ये क्लीन होता है एंड फ्री ऑफ इन्फेक्शन, इसमें कोई भी किसी भी टाइप का इन्फेक्शन नहीं होता है। सर्जिकली कट, यानी कि जब आप लोग पता है कि जब ऑपरेशन वगैरह होता है तो उसमें जो सर्जिकल कट्स लग जाते हैं उसमें मतलब उसमें ये इस वुंड को हम गिनते हैं। ठीक है, शुड नॉट हैव लॉस्ट मच सेल्स एंड टिश्यू, इसमें मतलब इतना ज़्यादा बड़ा घाव नहीं होता है जिसकी वजह से यहाँ पे सेल या फिर जो टिश्यू है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाए, मर जाए। ठीक है, इसमें जो सेल्स और टिश्यू होते हैं वो सेफ रहते हैं। तो इन वुंड्स को मतलब सर्जिकली स्टिच कर सकते हैं। तो इसमें हमारे कुछ सेवरल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे इनिशियल हैमरेज होता है, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, एपिथेलियल चेंजेस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिट्यूटरी ट्रैक्स। ठीक है, तो ये हमारे इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। तो फिर हम देख लेते हैं सेकंड, जो कि हमारा आ जाता है हीलिंग बाय सेकंड इंटेंशन। तो हीलिंग बाय सेकंड इंटेंशन में बेसिकली ये हमारे वो वुंड्स होते हैं जो कि थोड़ा सा मतलब ज़्यादा इसमें जो ज़्यादा कट लग जाए या फिर ज़्यादा घाव हो जाता है, ये हमारी उस टाइप के वुंड्स होते हैं। तो इसमें बेसिकली ओपन एंड इन्फेक्टेड विद अ लार्ज टिश्यू डिफेक्ट। तो इसमें जो हमारा घाव होता है फिर जो वुंड होता है वो ओपन होता है, ये इन्फेक्टेड होता है और इसमें ज़्यादा मात्रा में जो हमारे टिश्यू और सेल्स होते हैं उनमें डिफेक्ट होता है या फिर काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। और ये हमारे मतलब इसमें जो हमारे सेल्स या टिश्यूज़ होते हैं उनका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। और इसमें जो वुंड्स के एजेस होते हैं वो हमारे अनस्टिच होते हैं, यानी कि पूरी तरीके से स्टिच नहीं होते हैं, थोड़े से खुले हुए होते हैं। और इसमें भी हमारे कुछ सेवरल स्टेप्स आते हैं, वही सारे जैसे कि हमारे इनिशियल हैमरेज हो गया, इन्फ्लेमेटरी फेजेस, एपिथेलियल चेंजेस, ग्रैनुलेशन टिश्यू और प्रोलिफरेशन, वुंड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वुंड कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमारी जो स्किन होगी वो आपस में जुड़ सक जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है हीलिंग बाय सेकेंड इंटेंशन। अब यहाँ पे हमारे कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि हमारे अफेक्ट कर रहे हैं हीलिंग को, फैक्टर अफेक्शन हीलिंग। तो ये हमारे 2 टाइप के फैक्टर्स होते हैं, एक होता है लोकल फैक्टर, सेकंड होता है सिस्टमिक फैक्टर। तो लोकल फैक्टर्स हमारे वो होते हैं जैसे कि हमारा जो घाव है अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो घाव भरने में टाइम लगता है। अगर वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम है तो वहाँ पे घाव भरने में टाइम लगेगा। ठीक है, ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं होगी तो फॉरेन बॉडीज़ या जो फॉरेन मटेरियल्स अगर उस पर आ रहे हैं तो इसमें भी हमारी जो वुंड है वो उसको हील करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। टाइप, साइज़ एंड लोकेशन, यानी कि जो आपकी बॉडी में कहीं भी जहाँ भी चोट लगी होगी उसका साइज़ मैटर करता है, टाइप मैटर करता है कि कहाँ पे किस टाइप से चोट लगी है, किस टाइप का वुंड है, ज़्यादा है कि कम है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, लोकल फैक्टर्स में आती हैं जो कि हमारे वुंड को हील करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है। सिस्टमिक फैक्टर्स में आ जाता है एज, न्यूट्रिशन, सिस्टमिक इन्फेक्शन एंड डिजीज़। अब एज में जैसे कि कोई हेल्दी है इंसान तो उसके घाव जल्दी भर जाएंगे, लेकिन अगर कोई एजेड है, अगर उसमें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक एज में हमारे मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं तो उनमें खून बनना बंद हो जाता है, उनकी जो ब्लड मतलब कि जो ब्लड फॉर्मेशन होती है वो बहुत कम हो जाती है, कम मतलब नहीं होती है अच्छे से। तो एज भी मैटर करता है। बाकी न्यूट्रिशन वगैरह, कौन ज़्यादा न्यूट्रिशन ले रहा है, कौन कम ले रहा है, तो उस पर भी मैटर करता है। सिस्टमिक इन्फेक्शन, तो मतलब अगर वुंड का इन्फेक्शन ज़्यादा है तो हील करने में काफ़ी टाइम लगेगा, कम है तो फिर मतलब वुंड भर सकता है, बाकी डिजीज़ वगैरह। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फैक्टर अफेक्टिंग हीलिंग हो गए। ठीक है, तो ये इसके कुछ फैक्टर्स हो जाते हैं। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे होती है कंप्लीट। तो आई होप आप लोग को सारे के सारे टॉपिक्स आज की वीडियो के कंप्लीट हो गए होंगे। अगर इन टॉपिक्स से रिलेटेड आप लोग को कोई भी डाउट होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट
टॉपिक के साथ, जो कि हमारी होने वाली है पैथोफिजियोलॉजी बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर की यूनिट 2। ठीक।